गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? तो आप सभी का उम्मीद एक ही चैनल है और वो झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखेगा। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि पिछले ईयर्स यानी जो 2025-26 का एग्जाम हुआ था, मैंने उसमें आपको 12 क्वेश्चन बताए थे, जिसमें फिजिक्स में 8 क्वेश्चंस आपका हूबहू आ चुका था झारखंड बोर्ड में। तो आप समझिए कि ये चैनल आपके लिए कितना बेहतर साबित होने वाला है। और इसी चैनल पे आपको फिजिक्स के साथ साथ मैथ्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी साइंस का सारे सब्जेक्ट अवेलेबल होंगे। और वो सारे बच्चों के लिए होंगे जो बच्चे पैसे के वजह से, फाइनेंशियल के वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि भाई साहब मुझे अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाना है। और मैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यानी इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी तक हम लोग पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो। हम चाहते हैं कि बच्चों के साथ जुड़ाव हमेशा होना चाहिए और वो हर एक टीचर का होना चाहिए, हर एक शिक्षक का होना चाहिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और इसी चैप्टर में आज हम जानेंगे कि इसमें आज ये भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअल में होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का कंप्लीट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, यानी चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी बॉडी को कैसे हम चार्ज कर सकते हैं। आज हम लोग पार्ट 1 में सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो आज हम लोग धमाल मचाने वाले हैं। तो इससे पहले हमें जानना बहुत जरूरी है कि इस चैप्टर में सबसे पहले चीज हमें पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड किसका ब्रांच है। और क्लास 12th की अगर एक्चुअल में मैं बात करूं ना, तो क्लास 12th में बच्चे, क्लास 12th की अगर एक्चुअल में मैं बात करता हूं तो क्लास 12th की फिजिक्स में, अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं तो फिजिक्स में कम से कम आपको 4 ब्रांच पढ़ना होगा जो कि आपका मेजर ब्रांच है। पहला ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकेंड आपको पढ़ना होगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थर्ड आपको पढ़ना होगा ऑप्टिक्स। और फोर्थ आपको पढ़ना होगा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे। अगर मैं इसकी मैं बात करता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स ये आपके पास आती है। और इसमें अगर मैं बात करूं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर है जो कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का ही पार्ट है। अब सबसे पहले इस चीज को हम लोग समझेंगे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक्चुअल में आया कहां से, ये कैसे इसका बर्न हुआ, यानी इसका उत्पत्ति हुआ कैसे। तो सबसे पहले हम लोग पीछे आते हैं। तो पीछे मुझे समझ में आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक बहुत बड़ा फिजिक्स का ब्रांच है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वहां से आया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से आया है, यानी इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रॉन प्लस मैग्नेट। आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन प्लस मैग्नेट, आप इस चीज को ध्यान देंगे तो यहां पे क्या निकल के आ रहा भाई, इलेक्ट्रॉन प्लस मैग्नेट। यानी अब इस चीज को आपको समझना होगा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन प्लस मैग्नेट एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में है क्या। तो आप एक चीज समझना होगा इसमें कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में एक चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज। जैसे मैं सिंपल एक चीज में समझाने की कोशिश करूं तो आपने एटम के बारे में पढ़ा होगा। एटम में आप लोगों ने समझा होगा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। और इलेक्ट्रॉन को देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का नेचर कैसा होता है, बिहेवियर होता है चार्ज का। तो अभी हम सिर्फ यहां समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या है भाई, चार्ज है। इलेक्ट्रॉन दो कंडीशन में हो सकता है।
तो आप बोलो कि सर ये कौन कौन सा कंडीशन में इलेक्ट्रॉन हो सकता है? तो दो कंडीशन कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आपका रेस्ट में भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन आपका मोशन में भी हो सकता है। यस या नो? आप जवाब दो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कहने का मतलब है कि आपका इलेक्ट्रॉन दो कंडीशन में हो सकता है। एक कंडीशन हो सकता है रेस्ट का और एक कंडीशन हो सकता है मोशन का, इलेक्ट्रॉन का। एक कंडीशन हो सकता है रेस्ट का और एक कंडीशन हो सकता है मोशन का। जिस समय चार्ज का स्पीड 0 होगा वो कहलाता है रेस्ट, और जिस समय चार्ज का स्पीड 0 नहीं होगा उस समय समझिए कि वो चार्ज क्या है, मोशन में। मैं आगे भी बताऊंगा कि मोशन किस तरह से होगा। तो जब चार्ज अगर आपका रेस्ट में होता है भाई, जब चार्ज आपका रेस्ट में होता है उस समय फिजिक्स का एक ब्रांच होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सा ब्रांच होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब चार्ज मोशन में होती है उस समय फिजिक्स का ब्रांच होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या होता है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यहां पे एक चीज समझना होगा, स्टैटिक्स, एक्चुअल में स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? रेस्ट। और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन। आपको यहां से समझ में आया? यानी आप समझिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स निकल के आया है ना, वो फिजिक्स का बहुत बड़ा ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वहां से निकल के आया है, यानी इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट। आपको यह भी चीज समझेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, क्या इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है? तो हां, बिल्कुल। अगर जब चार्ज रेस्ट में होती है तो उसके वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होती है। लेकिन अगर वही चार्ज मोशन में होता है तो वहां पे क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। आगे ये भी चीज आपको समझ में आएगा कि जब किसी वायर में करंट पास होता है, तो करंट पास हो रहा है तो उसमें आपका इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो दौड़ते समय इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो दौड़ते समय उसके आसपास जो है ना, इसकी के आसपास मैग्नेट जनरेट होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अगर कोई भी कंपास को, मैग्नेटिक निडल को अगर हम इसी इलेक्ट्रिसिटी यानी इसमें जो करंट पास हो रहा है इसी के अगर मैं नजदीक सराउंडिंग में अगर मैं रख देता हूं तो मैग्नेटिक कंपास जो है ना वो डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा, यानी ये बताएगा कि भाई साहब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड है इसके अराउंड में। ठीक है, तो ये चीज यहां से आया हुआ है। और यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जब यदि चार्ज रेस्ट होगा तो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब थोड़ा सा इसमें आना होगा भाई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर हम बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको क्या बताया गया कि चार्ज आपका क्या होगा? रेस्ट में होगा। चार्ज एट रेस्ट, ये कब पढ़ना है? चार्ज एट रेस्ट, जब अगर चार्ज मोशन में होगा, रेस्ट में होगा। चार्ज एट रेस्ट, जब रेस्ट में होगा तो मुझे क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ना है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप ध्यान देंगे कि इसका 2 चैप्टर होता है। कितने चैप्टर होते हैं? 2 चैप्टर होते हैं। 2 चैप्टर में आपको पढ़ना होगा। एक चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो कि आज मेरा पहला चैप्टर इसी का है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और एक चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ब्रांच में आता है। इसमें क्या है कि इसमें आपका चार्ज क्या होता है? रेस्ट में होते हैं। इसमें चार्ज क्या होते हैं? रेस्ट में होते हैं। अब आगे की अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा यहां पे मैं बता रहा था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या था कि चार्ज मोशन में होना चाहिए, इन मोशन।
चार्ज किस में होना चाहिए? मोशन में होना चाहिए। जब चार्ज मोशन में होगा तो चार्ज मोशन की दो तरीका हो सकता है। चार्ज का स्पीड कांस्टेंट हो सकता है और चार्ज का स्पीड वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल कहने का मतलब है कि चार्ज कभी 10 की स्पीड से जा रहा तो अचानक उसका स्पीड बढ़ जाता है 15, कभी उसका स्पीड हो जाएगा 19। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी चार्ज का स्पीड 10 की स्पीड से हमेशा हर एक पोजीशन पे जा रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मान लीजिए कि कोई चार्ज है, चार्ज कांस्टेंट स्पीड से भी जा सकता है और वेरी करते हुए भी जा सकता है। वेरी करने का मतलब है कि आपका चार्ज का स्पीड अलग अलग हो सकता है। कभी 10 का स्पीड है, कभी 15 का हो गया, कभी 20 का हो गया। तो जब अगर चार्ज वेरी कर रहा है, इसका मतलब हम बोलेंगे कि चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, यानी अपना एक्सेलरेशन। जैसे एक्सेलरेशन कब बोलते हैं, आप एकदम सिंपल भाषा में समझिएगा कि जब आप गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी चलाते समय आप जैसी बोलता है ना कि एस्केलेटर लो, तो एस्केलेटर लो कहने का मतलब स्पीड बढ़ाओ। तो स्पीड बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो चार्ज का दो कंडीशन होता है, चार्ज एक्सेलरेट भी करेगा, समझ रहे हो? चार्ज आपका एक्सेलरेट भी करेगा, चार्ज का स्पीड कांस्टेंट भी होगा, चार्ज का एक्सेलरेशन 0 भी हो सकता है जब वो मोशन करेगा। तो चलिए इसमें मैं पहले बता देता हूं कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कौन कौन सा चैप्टर आता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आपका इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आपका इलेक्ट्रिसिटी हुआ, फिर उसके बाद आपके पास ईएम वेव हो गया, ठीक है, ईएमआई हो गया, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये सारा जो चैप्टर है वो सब किस में आता है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आता है। ऑप्टिक्स में आपके पास रे ऑप्टिक्स हो जाता है, वेव ऑप्टिक्स आता है। मॉडर्न फिजिक्स में आपके पास आ जाता है, एटम आ जाता है, न्यूक्लियाई आ जाता है, सेमीकंडक्टर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये सारा चैप्टर आ जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने बताया 2 चैप्टर। जब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की ब्रांचेस पढ़ाएंगे उसमें सारा चैप्टर के बारे में मैं लिखवा दूंगा। ऑप्टिक्स में बात करूंगा तो ऑप्टिक्स में मैं लिखवा दूंगा। ये सिंपल, ये चीज समझ गए होंगे कि आपका कैसे आपका एग्जाम में पूछता है। और थ्योरी में आपका 70 मार्क्स आता है, इसी मार्क्स 70 मार्क्स थ्योरी में आता है यहां से, और 30 मार्क्स आपके पास प्रैक्टिकल में आता है। उसके हिसाब से आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए अब मैं यहां पे चार्ज की मैं बात करता हूं। अगर मैं यहां पे चार्ज की सिंपल बात करता हूं तो चार्ज अगर रेस्ट में होता है, सुनिए, चार्ज का कंडीशन अगर रेस्ट में है, चार्ज का कंडीशन अगर रेस्ट में है, आपका ये पॉइंट एग्जाम में भी आया है, जब भी अगर चार्ज का कंडीशन रेस्ट में होता है, वो चार्ज के वजह से, अगर चार्ज रेस्ट में है तो चार्ज के वजह से, ध्यान दीजिएगा, चार्ज अगर रेस्ट में है तो चार्ज के वजह से सिर्फ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज रेस्ट होगा तो इसके वजह से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर वहीं पे चार्ज मोशन में है, मैंने क्या बोला, अगर वहीं पे चार्ज मोशन में है तो मोशन का 2 कंडीशन हो सकता है। मोशन का कितने कंडीशन हो सकता है? 2 कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन हो सकता है कि चार्ज आपका एक्सेलरेट कर रहा है, अगला कंडीशन होता है कि चार्ज एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। अगला कंडीशन क्या हो सकता है? चार्ज एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब आप समझिएगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन यहां पे 0 होगा, यानी चार्ज एक्सेलरेट नहीं करेगा। उस समय याद रखिएगा कि ये प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है। जब चार्ज अगर मोशन में होगा, और मोशन कैसा, जब चार्ज का स्पीड कांस्टेंट होगा, यानी एक्सेलरेशन 0 होगा, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर चार्ज का स्पीड कांस्टेंट नहीं होता है, चार्ज का स्पीड कांस्टेंट नहीं होता है, यानी चार्ज का स्पीड इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब है कि आपका जो चार्ज है वो एक्सेलरेट कर रहा है। चार्ज क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। जब आपका चार्ज एक्सेलरेट करेगा, जब आपका चार्ज एक्सेलरेट करेगा, जब आपका चार्ज एक्सेलरेट करेगा, अभी मैं क्लास में हूं, जब चार्ज यहां पे एक्सेलरेट करेगा, तो चार्ज एक्सेलरेट करेगा उस समय याद रखिएगा प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस क्या करता है, ईएम वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव। तो याद रखिएगा अगर यदि वेलोसिटी कांस्टेंट ना होता है, अगर एक्सेलरेशन आपका 0 नहीं होता है, उस समय यानी चार्ज आपका एक्सेलरेट कर रहा, उस समय यह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड और ईएमएफ। आप याद रखिएगा इससे झारखंड बोर्ड ने 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, इससे झारखंड बोर्ड ने 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, आपको इसको ध्यान में रखना होगा, इसलिए मैं इसके बारे में डिस्कस किया। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। चलिए सबसे बात कर रहे थे कि ये चार्ज एक्चुअल में होता क्या है, और चार्ज में सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर मैं बात करूंगा ना, तो इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी किसी भी मैटर के लिए एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, किसी भी मैटर के लिए क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, या हम बोल सकते हैं इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसका है, मटेरियल का है। और ये जो चार्ज होता है ना, वो क्या काम करता है कि ड्यू टू विच एक्सपीरियंस एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकता है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज। और एक तरह से समझिए किसी भी मटेरियल का एक एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है। क्या है एलिमेंट्री प्रॉपर्टी, कहने का मतलब है कि ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही। अगर कोई मुझे कहेगा कि आपका एक बिहेवियर मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मेरा वो बिहेवियर है ही, उसके बिना मैं भी नहीं हूं, उस बिहेवियर के बिना मैं भी नहीं हूं, क्योंकि मेरा एक इंसान को पसंद नहीं है, लेकिन वही बिहेवियर की वजह से पूरा दुनिया मुझे जानती है। तो उसी तरह से है कि किसी भी मटेरियल के पास एक तरह का ये समझिए एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स होता है, जिसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका एसआई यूनिट हम लोग कूलॉम बोलते हैं, इसका सीजीएस में यूनिट होता है स्टेट कूलॉम। स्टेट कूलॉम के साथ साथ हम बोल सकते हैं फ्रैंकलिन, क्या बोल सकते हैं, फ्रैंकलिन भी बोल सकते हैं। और अगर मैं बात करूं, एक कूलॉम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU, और सबसे यानी लार्जेस्ट बड़ा चार्ज यानी लार्जेस्ट चार्ज जो होता है ना, फराडे होता है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, फराडे होता है। अगर मैं यहां पे बात करूं, एक फराडे इक्वल टू होता है 96500 कूलॉम्स, इतना आप इसको याद रखेंगे, 96500 इतना कूलॉम्स होता है 1 फराडे इक्वल टू। अब बात यहां पे आता है कि चार्ज तो मुझे पता चल ही गया है कि चार्ज एक्चुअल में होता क्या है। अब चार्ज की जैसी बात किया गया कि भाई चार्ज का नेचर कैसा होता है, तो उसी में एक साहब आते हैं, डिफॉग नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने कह दिया, गलती से समझो कह दिया कि देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज, गलती से कहा था।
हर एक दुनिया, आप याद रखिएगा, आप सही हैं, ये किसी दुनिया को पसंद नहीं है। बस दुनिया आपको इंतजार करती कि आप कब गलत होंगे, क्योंकि गलत का चर्चा होती, सही का चर्चा कभी नहीं होती है। उसी तरह से डिफॉक साहब का गलती यही था कि उन्होंने कह दिए थे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी चार्ज दो प्रकार की होती है। पहला तो पूरा दुनिया उन पे कहने लगा कि बता दो कौन कौन सा चार्ज होता है, लेकिन उन्होंने नाम तक नहीं बताया कि भाई दो तरह का चार्ज होता है, लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया। उनका यही गलती था। अगर वो बता देते तो सारा दुनिया उनसे कहता कि प्रूफ करके दिखाओ कि सही में ये इसका नाम हो सकता है। उनको बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ। फिर उन्होंने अपने अंकल, मतलब अंकल कहो बेंजामिन फ्रैंकलिन, अपने अंकल के पास जाते जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। उनसे जब ये बात करते हैं तो उन्होंने कहता है कि ठीक है बेटा, तुमने तो गलती कर ही दिया, बता ही दिया, लेकिन याद रखना किसी का भी संघर्ष में एक सिंगल व्यक्ति का हाथ नहीं होता है, उसके साथ उसके पीछे दो हाथ होते हैं। तो फ्रैंकलिन ने समझाया, कहे कि कोई बात नहीं, तुमने जो भी बोला होगा हो सकता वो सही भी हो सकता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस बात को एक्सेप्ट किया। फिर उन्होंने रिसर्च किया कि मैं ये कैसे साबित करूं कि सच में चार्ज दो तरह का होता है। बात यहां आई थी साबित करने की। कुछ दिन के बाद फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जाकर डिफॉग साहब से कहा कि आपने सही बोला था कि देयर आर टू टाइप चार्ज होते हैं। तो चार्ज का जो टाइप होता है, टू टाइप का चार्ज होता है। कितने टाइप का चार्ज होता है? अगर हम टाइप ऑफ चार्ज की बात करेंगे, तो कौन बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहला चार्ज बताया था कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज होती है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक होता है नेगेटिव चार्ज। एक कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब बात यह हो गया, एक कैसा होता है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो बात यह है कि भाई हम किसको पॉजिटिव बोलेंगे और किसको नेगेटिव बोलेंगे। तो सिंपल भाषा में उन्होंने बोला कि आप जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन, उसको आप पॉजिटिव बोलेंगे और जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप नेगेटिव बोलेंगे। जो आपका इलेक्ट्रॉन उसको आप क्या बोलेंगे? नेगेटिव बोलेंगे। तो दो टाइप का चार्ज उन्होंने बताया, एक चार्ज का नाम बताया पॉजिटिव और एक चार्ज का नाम बताया नेगेटिव। अब क्या बोलता है कि बॉडी चार्ज है, कब बोलेंगे कि मतलब बॉडी पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, हम कब बोलेंगे इस बात को? कैसे पता करेंगे कि भाई साहब बॉडी पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि आप एक न्यूट्रल बॉडी को लीजिए। यस, अब किसी ने पूछा कि न्यूट्रल बॉडी हम किसको बोलते हैं? तो न्यूट्रल बॉडी आप उसी को बोल सकते हैं कि इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज। इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब कहने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, मतलब जिसके पास जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो वो बॉडी कहलाता है न्यूट्रल। अब हम चाहते हैं किसी न्यूट्रल बॉडी को हमें बनाना है पॉजिटिव या नेगेटिव। यही बॉडी को हमें क्या बनाना है? पॉजिटिव या फिर नेगेटिव बनाना है। अब बनाएंगे कैसे? तो आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये न्यूट्रल कहने का मतलब इक्वल अमाउंट में हो सकता है 10 कूलम प्लस चार्ज है और 10 कूलम माइनस चार्ज है। तो एक प्लस है और एक क्या है भाई? माइनस है। एक प्लस और एक क्या है भाई? यहां पे माइनस है, नहीं दिख रहा है। 10 कूलम प्लस और 10 कूलम माइनस चार्ज है। तो अब इसके बारे में क्या बोलता है? अगर इसमें से, इसी बॉडी में से, अगर न्यूट्रल बॉडी में से अगर हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की संख्या अगर ज्यादा हो जाता है, तो कैसे पता करें भाई कौन सा पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज्यादा है, कौन सा पॉजिटिव चार्ज की संख्या कम है? कैसे पता करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि हम किसी भी बॉडी से
अगर हमें चार्ज को निकालना है या इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सबसेल में होता है और प्रोटॉन जो है ना वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। और समझो अंदर घुसा हुआ इंसान को बाहर निकालने में ना बहुत एनर्जी लगाना पड़ेगा, उसको धमकियाना पड़ेगा, उसको बंदूक के नोक पे लाना पड़ेगा, तब बाहर निकलेगा। नहीं तो ऐसे बोलने से निकलेगा, ए बाबू बाहर निकल जाओ, निकल जाएगा का? निकल जाओ निकल जाओ, निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। उसे धमकियाना पड़ेगा, उसके लिए ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, तब जाके निकलेगा। यानी किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप समझिए यहां पे 10 पॉजिटिव चार्ज है, 10 निगेटिव चार्ज है। कहने का मतलब है कि भाई साहब ये बॉडी क्या है? न्यूट्रल है। अगर इसी में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, तो अब इस बॉडी के पास, ध्यान दीजिएगा, अब इस बॉडी के पास 10 पॉजिटिव चार्ज और 9 निगेटिव चार्ज बचता है। आप ये बताइए इसके पास कौन सा चार्ज की संख्या ज्यादा है? पॉजिटिव चार्ज का। तो ये बॉडी हो गया पॉजिटिव चार्ज। यानी कहने का मतलब है एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और इसमें किस चीज का कमी है? किस चीज का कमी है? तो कमी है निगेटिव चार्ज का। तो हम बोल सकते हैं कि डिफिशियंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो आपको एक चीज याद रखना होगा, आपको एक चीज याद रखना होगा, अगर किसी चार्ज की अगर हम बात करेंगे, अगर किसी भी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज की अगर संख्या ज्यादा होगा तो बॉडी विल बी पॉजिटिव, बॉडी चार्ज विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो बॉडी कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव होगा। ये बॉडी कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज की कमी है और इसमें आपके पास एक्सेस किसका है? पॉजिटिव चार्ज का। जिस चीज का एक्सेस होता है उसी का आपके पास यहां पे क्या होता है भाई साहब? बॉडी पॉजिटिव होगा। और आपको यह भी पता है कि आप इलेक्ट्रॉन को ऐड भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव कर सकते हैं। अब सेकेंड काम हम क्या काम करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हम यहां पे ऐड कर रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन ऐड, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो अब यही वाला जो है ना इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 10 कूलम था, अब 11 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें क्या हो गया? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज और डिफिशियंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी कहने का मतलब है इसमें पॉजिटिव चार्ज का कमियां हो गई और नेगेटिव चार्ज का एक्सेस हो गया, यानी नेगेटिव चार्ज इसमें ज्यादा हो गया। जब किसी भी बॉडी में नेगेटिव चार्ज की संख्या ज्यादा हो जा रही है, इसका मतलब हम कह सकते हैं बॉडी चार्ज विल बी नेगेटिव। ठीक है, बॉडी कैसा चार्ज होगा भाई? नेगेटिव हो जाएगा। बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, अगर जब हम किसी भी, सुनो, अगर कोई बॉडी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर मान लीजिए एक बॉडी ए है और एक बॉडी यहां पे बी है, अगर यहां पे कोई बोलता है कि ये बॉडी नेगेटिव है और ये बॉडी पॉजिटिव है, आप क्या कहोगे? आप एक यही बात बोलोगे ना कि इसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इसमें आपका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है। समझ में आया? यानी आप समझो कि किसी में एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड किया जाएगा तो वो बॉडी नेगेटिव बन जाएगा और किसी में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा वो बॉडी कैसा बन जाएगा? रिमूव करने के बाद पॉजिटिव। मतलब अगर पॉजिटिव का एक्सेस होगा तो पॉजिटिव बनेगा, अगर नेगेटिव का एक्सेस होगा तो नेगेटिव बनेगा। समझे? तो इस तरह से चीजें हम बता सकते हैं।
इस तरह से हम चीजें क्या कर सकते हैं भाई, बता सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर सकते हैं। चलिए अब आगे की अगर हम बात करेंगे, समझिएगा, अगर हम आगे की बात करते हैं, आगे की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज की अगर हम बात करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। और एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इसका वैल्यू होता है 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 केजी। अगर एक प्रोटॉन की बात करते हैं, एक प्रोटॉन की चार्ज की बात करते हैं तो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। इसका मतलब कि जो यहां पे बस सिर्फ हम माइनस लगाते हैं, यहां पे हम प्लस लगाते हैं, इससे ये पता चलता है कि ये प्रोटॉन है और ये आपके पास क्या इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। अगर यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 27 केजी होता है। ये मास ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज, इसके पास कोई चार्ज ही नहीं होता है और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है, मास ऑफ प्रोटॉन का सिमिलर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन। याद रखना है। इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आ जाना चाहिए, अगर किसी भी बॉडी से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसमें मास में कमी आ रही है। अगर किसी बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन घुस रहा है तो कुछ तो मास का चेंज आएगा, यानी उसमें मास बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना होगा। आप याद रखेंगे कि एक न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन के पास आपके पास मास होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको एक क्वेश्चन मैं यहां पे दे रहा हूं, आपको सोचना है। सोचना क्या है, हाउ कैन वी चार्ज द न्यूट्रलिटी ऑफ बॉडी। मतलब हम कैसे किसी भी बॉडी का, मतलब उसका न्यूट्रलिटी को चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे कर सकते हैं, किसी भी बॉडी का उसका न्यूट्रलिटी कैसे चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा सोचो, कैसे चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का मतलब क्या है, क्या वो चार्ज हो जाता है, यानी या पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो जाता है, कैसे हम चेंज कैसे करेंगे। हाउ कैन, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज सॉल्व इट। आप इसे बना के बताइए कैसे हो सकता है। किसी का रिप्लाई आना चाहिए, फास्ट आना चाहिए रिप्लाई। बताइए जल्दी फास्ट। चलिए मैं बताता हूं यहां पे, अगर किसी भी बॉडी का न्यूट्रलिटी को अगर मुझे चेंज करना है, किसी भी बॉडी का अगर न्यूट्रलिटी को चेंज करना, इसका मतलब है कि हम उस बॉडी का, अगर ये न्यूट्रल बॉडी है तो उसमें से या फिर इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो बॉडी आपका नेगेटिव चार्ज हो जाता है, बॉडी आपका नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और अगर हम रिमूव करेंगे तो बॉडी आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो हम बॉडी को, इलेक्ट्रॉन को आप लिख सकते हैं, बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से, रिमूव करने से वो न्यूट्रलिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है बॉडी का। याद रखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि अ न्यूट्रल बॉडी इज चार्ज निगेटिवली। कोई एक न्यूट्रल बॉडी है, चार्ज निगेटिवली है, चार्ज नेगेटिव है, और कह रहा है कि व्हाट हैपेंड टू इट्स मास, व्हाट हैपेंड टू इट्स मास, व्हाट हैपेंड इट्स मास। हेलो हेलो हेलो, अभी मैं क्लास में वो बात करता हूं। A neutral body is charged negatively. What happened to its mass? इसकी मास में कहना है कि अगर एक बॉडी न्यूट्रल था और वो बॉडी चार्ज होता है निगेटिव,
तो उसका मास में क्या फर्क पड़ेगा? उसका मास बढ़ेगा, घटेगा, या मास में कोई चेंज नहीं होगा, या हम कुछ कह नहीं सकते हैं। आपका 4 ऑप्शन है, बढ़ेगा, घटेगा, या सेम रहेगा, या कैन नॉट से, या हम कुछ नहीं कह सकते हैं। प्लीज फास्ट आंसर, प्लीज फास्ट आंसर। आप सभी लोग बताइए क्या होगा। मैं बता रहा हूं ना, अगर आपको भाई इतिहास रचना है ना, तुम मेरे साथ रहो बस। मैं बता रहा हूं कि तुम लोग मेरे साथ सिर्फ रहो, बना के रखो, क्लास का मेंटेन करके रखो। मैं 100% बता रहा हूं कि आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होने वाला है। फोड़ना है, इस बार बोर्ड में फोड़ देना है, हर एक जगह नाम गूंजना चाहिए आपका। मेरा नाम की कोई चिंता नहीं है, आपका नाम बहुत जरूरी है। अब सुनो, यहां पे जब किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ये बॉडी अगर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया है। ऐड करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा तो उसका मास भी क्या होगा? बढ़ेगा। उसका मास भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब कह सकते हैं भाई साहब इंक्रीज हो रहा है। सिंपल आंसर हो गया, इतना इजी तो आंसर है भाई। नेक्स्ट, अब इसका बताना है, तुम लोग बना के खुद ले आना। कह रहा है न्यूट्रल बॉडी इज चार्ज पॉजिटिव, बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। पॉजिटिव मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव हो रहा है। अब रिमूव हो रहा है तो वो चीज आप जान जाओगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है यानी मास भी घट रहा होगा, डिक्रीज होगा आंसर। नेक्स्ट, ये आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। मैंने देखा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, 2 तरह का चार्ज होती है, और दोनों चार्ज में मुझे बात करना प्रॉपर्टीज की। दोनों चार्ज की वजह से उसका प्रॉपर्टी मुझे दिखाना है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है इंट्रैक्शन ऑफ चार्ज। इंट्रैक्शन कहने का मतलब है कि चार्ज का इंट्रैक्शन क्या होता है, उस चीज को थोड़ा समझना है। हमारे पास 2 तरह का चार्ज होता है। अगर यदि आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और एक और पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइक चार्ज। ये क्या कहलाता है? लाइक चार्ज होता है, एक जैसा चार्ज है, एक जैसा चार्ज है। एक पॉजिटिव है, एक भी पॉजिटिव है, तो दोनों एक जैसा चार्ज, उसी को हम लोग बोलते हैं लाइक चार्ज है। जब लाइक चार्ज रहेगा तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे से रिपेल करेगा, नहीं रिपल्सन होता है। क्या होता है? रिपल्सन होगा, यानी दोनों एक दूसरे से दूर भागता है। दोनों एक दूसरे से क्या होता है? दूर भागता है। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज यहाँ पे निगेटिव है, तो आप खुद यहाँ पे देखो कि दोनों एक जैसा चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो हम इसको बोलते हैं अनलाइक चार्ज। क्या बोलते हैं? अनलाइक। और अनलाइक जब चार्ज होता है वो क्या करता है भाई? अट्रैक्शन करता है, अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्शन यानी अट्रैक्ट करता है। दोनों चार्ज कैसा करता है? अट्रैक्ट करता है। जब अनलाइक चार्ज होता है अट्रैक्ट करता है, जब आपके लाइक चार्ज होता है वो रिपल करेगा। तो ये होता है इंट्रैक्शन, ये चार्ज का इंट्रैक्शन है। याद रखेंगे इस चीज को हमेशा कि पॉजिटिव चार्ज अगर लाइक चार्ज होता है वो रिपल्सन करता है। रिपल्सन करने का मतलब दूर भागेगा। जैसे मान लीजिए एक चार्ज यहां पे रखे हैं 10 कूलम और यहां पे भी रखे हैं 10 कूलम, तो ये दोनों चार्ज ना इसको नजदीक लाओगे तो ये दूर भागना शुरू कर देगा, इधर आना शुरू कर देगा, सटेगा ही नहीं आपस में। लेकिन अगर यहीं पे एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों बहुत जल्दी सटेगा। मतलब आप समझिए, मेल और फीमेल की बात समझिए, तो कभी मेल और मेल ना एक वो प्यार नहीं कर पाते हैं, गला मिलने वाला ज्यादातर। लेकिन अगर मेल और फीमेल है ना भाई, ठीक है, उस हिसाब से आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं वैसे। ठीक है, नेक्स्ट आपका चलता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास होता है प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है चार्ज इज एडिटिव नेचर। चार्ज जो है ना उसको हम आसानी से उसको जोड़ सकते हैं, एडिटिव नेचर होता है। ठीक है, यानी द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी अलजेब्रिक एडिशन। कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, इसके पास 10 कूलम चार्ज है, -9 कूलम है, +8 कूलम चार्ज है, +7 कूलम चार्ज है, -6 कूलम चार्ज है, तो ये सारा चार्ज को हम अगर हमें टोटल चार्ज निकालना होगा, टोटल चार्ज इस बॉडी का निकालना होगा, तो हम डायरेक्टली इसको ऐड करेंगे। 10 कूलम प्लस -9 कूलम प्लस 8 कूलम प्लस -6 कूलम
प्लस 7 कूलम। आप सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 वाट 18, 18 में से 9 घटा दीजिए, 9 हुआ, और 9 और 7 16, 16 में से 6 घटा दीजिए, 10 कूलम हुआ। चार्ज कैसा आ गया? 10 कूलम। तो आप इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। अगर किसी भी बॉडी में इस तरह का चार्ज दिया हुआ है तो हम उसे आसानी से जोड़ बता सकते हैं इसमें नेट चार्ज कितना, मतलब डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो बॉडी के पास 10 कूलम चार्ज है, पॉजिटिव आया कि नेगेटिव? तो आया पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव आया यानी बॉडी कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है, सिंपल। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आता है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। सेकंड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट क्या है? चार्ज ट्रांसफरेबल होता है। ट्रांसफरेबल कहने का मतलब है कि भाई चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं वन बॉडी टू अनदर बॉडी में। जैसे ध्यान दीजिएगा, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम हायर पोटेंशियल बॉडी टू लोअर पोटेंशियल बॉडी अंटिल बोथ बॉडी हैव सेम पोटेंशियल। कहने का मतलब है अगर मान ली कि दोनों बॉडी का सेम नेचर है, ये भी है, यहां पे 8 कूलम चार्ज है, 8 कूलम चार्ज है, और ये बॉडी कैसा? आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल बॉडी का मतलब होता है सेम नेचर का है बॉडी और सेम साइज है। तो जब सेम नेचर का और सेम साइज अगर होता है तो इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, इक्वल चार्ज ट्रांसफर होता है, इक्वल चार्ज ट्रांसफर होता है। कहने का मतलब थोड़ा सा समझिए, इसके पास भी 10 है, इसके पास भी 8 कूलम है, लेकिन आइडेंटिकल बॉडी, आइडेंटिकल मतलब है कि बॉडी का नेचर सेम है। अगर ये स्टील का है तो ये भी स्टील का है, इसका साइज अगर आपका सेम है, इसका भी साइज सेम रहेगा। आइडेंटिकल मतलब ये होता है। तो अभी ध्यान दीजिएगा, इसके पास ज्यादा चार्ज है, इसके मतलब ये हायर पोटेंशियल है, और इसके पास चार्ज कम है यानी ये लोअर पोटेंशियल होगा। ये हायर पोटेंशियल एचपी और एलपी होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा। तो चार्ज हमेशा याद रखिएगा हायर से लोअर की ओर ट्रांसफर होगा। कब? जब ये दोनों बॉडी को सटाएंगे, और सटाने के बाद बस इसमें पहले दोनों को जोड़ो, कितना हो गया? दोनों का चार्ज हो गया 18, 18/2 कर दो यानी 9 कूलम। यानी कितना चार्ज इसमें जाएगा भाई साहब? तो इसके पास अब 9 कूलम बचेगा, इसके पास भी 9 कूलम बचेगा। अब देखिए, दोनों के पास बॉडी सेम था, नेचर बॉडी आइडेंटिकल था, इसके पास 9 कूलम चार्ज था, इसके पास भी 9 कूलम था, दोनों के पास अब पोटेंशियल सेम हो गया। तो वही बोल रहा है कि जब तक ट्रांसफर करेगा तब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम ना होगा, यानी चार्ज आपका ट्रांसफरेबल होता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। चार्ज इज इनवेरिएंट बट मास इज वेरिएंट। चार्ज आपका क्या होता है? इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट कहने मतलब होता है कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट चेंज व्हाट एवर बी इट्स स्पीड। कहने का मतलब है कि जो चार्ज है ना वो एकदम इंडिपेंडेंट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, मतलब उसको कहां से फेंका जा रहा है। ठीक है, चार्ज जो है ना कहीं से भी हो, कहीं से भी इनवर्स में। अगर जैसे मास की अगर हम बात करेंगे तो अर्थ का मास, अगर मास की बात करेंगे, अर्थ मतलब मास जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए इनवेरिएंट है। और चार्ज ध्यान दीजिए, अगर 10 कूलम चार्ज है, 10 कूलम चार्ज को अगर हम 10 मीटर की स्पीड से अगर हम फेंकेंगे तो भी इसका मास में कोई चेंज नहीं आएगा, तभी 10 कूलम ही रहेगा। अगर 100 मीटर की स्पीड से फेंकेंगे तभी इसका मास में कोई चेंज नहीं आएगा, 10 कूलम ही रहेगा। इसीलिए क्या है, ये आपका इनवेरिएंट होता है, चार्ज इनवेरिएंट नेचर का होता है। लेकिन मास में आपके पास फॉर्मूला होता है मास का, m0/√1 - v²/c²। ये आपका मास का फॉर्मूला है, और ये आपका m0 आपके पास होता है इनिशियल मास, इनिशियल मास होता है कहने का मतलब है, और c का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट होता है। और आपका v जो है ना, v आपके पास स्पीड है, बॉडी का स्पीड, जो भी बॉडी को स्पीड से फेंका है, बॉडी का स्पीड है ये।
अब थोड़ा सा समझिएगा, कहने का मतलब है कि मास आपका वेरिएंट नेचर का इसलिए होता है क्योंकि मास, किसी बॉडी का मास उसका स्पीड पे डिपेंड करने लगता है। मतलब किसी बॉडी को बहुत स्पीड से फेंक दिए ना तो उसका मास कुछ डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज कहने का मतलब है कि उसका जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, मास इक्विवेलेंट एनर्जी, यानी हम कह सकते हैं E=mc² में चला जाता है। अब यही जो मास जो चेंज हुआ है ना, वो मास कितना चेंज होगा, तो इतना मास चेंज होगा जितना स्पीड से उसको फेंका जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ उसका मास में चेंजेस आएगा। जैसे चार्ज को स्पीड से फेंका गया, इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मास के मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ जाएगा और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी एम के स्थान पे हम वैल्यू ये वाला लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, m0/√(1-v²/c² इंटू c², ऐसे। यानी इतना एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो मास जाता कहां है, तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, याद रखेंगे इस बात को। तो आपके पास चार्ज इनवेरिएंट नेचर का होता है लेकिन मास वेरिएंट नेचर का होता है। ये सब आप प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। बिल्कुल, मतलब कह रहा है कि मास जो है ना वो बिना चार्ज का एग्जिस्ट नहीं करता है, बिना चार्ज का एग्जिस्ट नहीं करता मास, लेकिन चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। लेकिन जो चार्ज है ना, लेकिन चार्ज बिना मास का एग्जिस्ट कर सकता है। मास कैन नॉट एग्जिस्ट थोड़ा सा इसमें गलती है, थोड़ा इसको सुधार लेंगे ना। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। चार्ज जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं हम लोग, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के पास चार्ज है, नो चार्ज, लेकिन न्यूट्रॉन बिना चार्ज का मास एग्जिस्ट करता है। मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। कहने का मतलब ये, यानी चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज बिना मास का एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, लेकिन मास बिना चार्ज का एग्जिस्ट कर सकता है। मास बिना चार्ज का एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन चार्ज आपका बिना मास का एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल देखिए, चार्ज, इसके पास मास तो है लेकिन चार्ज नहीं है। बिना चार्ज का मास एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन चार्ज बिना मास का नहीं। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन के पास मास आ जा रहा है, ठीक है, तो याद रखेंगे इस पॉइंट को। चार्ज इज कंजर्व, चार्ज जो है वो कंजर्व होता है। चार्ज कंजर्व मतलब टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी चार्ज को ना ही आप बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, चार्ज सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। अगर यहां पे 10 कूलम चार्ज है तो 10 कूलम चार्ज रहेगा ही, भले ये चार्ज किसी दूसरे में कन्वर्ट हो, मतलब ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन ना हम चार्ज को बना सकते हैं और ना ही चार्ज को हम कुछ बिगाड़ सकते हैं। हम विनाश भी चार्ज को नहीं कर सकते हैं। तो चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी चार्ज, याद रखिएगा, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस चीज को समझिएगा कि द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। किसी भी बॉडी में जो है ना वो इंटीग्रल मल्टीपल में आपका चार्ज एग्जिस्ट करता है। यानी कोई बॉडी है तो Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। आप समझिएगा, वेयर एन आपका क्या है भाई, एन कहने का मतलब है इंटीजर। इंटीजर कहने का मतलब क्या है कि आपका एन होना चाहिए
0 1 2 3 4 डॉट 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 इस तरह से ये इंटीजर होना चाहिए। मतलब n का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ जाता है, n का वैल्यू अगर फ्रैक्शन हो या डेसिमल में आ जाता है तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट इन बॉडी। n का वैल्यू हमेशा इंटीजर में आना चाहिए। अगर आपका फ्रैक्शन में आता है तो आप एकदम कहेंगे कि ये चार्ज बॉडी के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। डेसिमल में आएगा तो आप कह सकते हैं कि ये चार्ज बॉडी के अंदर नहीं एग्जिस्ट करेगा। n का वैल्यू हमेशा इंटीजर में ही आना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि बिहेवियर ऑफ चार्ज विथ मोशन। अगर मोशन के साथ चार्ज का बिहेवियर यही है, अगर हमारा उसका चार्ज में मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता है, 10 मीटर पर सेकंड से करेंगे तब भी 10 कूलम ही आएगा, ठीक है। 10 कूलम को अगर हम 50 की स्पीड से भी फेंकेंगे तो 10 कूलम में ही आएगा। यानी वही कह रहा है कि चार्ज का बिहेवियर है मोशन के साथ, उसका मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होता है। नो चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज चार्ज के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता है। इस चीज को हमेशा याद रख के चलना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन है। कह रहा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव फ्रॉम अ बॉडी चार्ज इट बाय 1 कूलम। मतलब कह रहा है कि 1 कूलम चार्ज में से हम कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। तो आपके पास चार्ज कितना भाई साहब, क्यू का वैल्यू कितना है, 1 कूलम है। हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी एन का वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई होता है। तो एन स्थान पे क्या हो जाएगा, E बटा Q हो जाएगा। सॉरी, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बटा Q बटा E हो जाएगा। Q का वैल्यू 1 और E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19। अब इसको ऊपर ले जाओगे तो यहां पे आ जाएगा 1, डेसिमल हटाओगे तो यहां हो जाएगा 10, 16 और ये हो जाएगा 10 के पावर 19 हो जाएगा। माइनस है पावर में, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। एक और एक जीरो बैठा दोगे तो 100 इंटू 10 के पावर 18 हो जाएगा और 16 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो यहां पे आ जाएगा 6.25 इंटू 10 के पावर 18, यानी यहां पे आएगा इलेक्ट्रॉन 625 इंटू 10 के पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एन का वैल्यू इतना आ गया, एन का वैल्यू आपका इतना आ गया, यानी इतने इलेक्ट्रॉन हम 1 कूलम से रिमूव कर सकते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन हम 1 कूलम से रिमूव कर सकते हैं, याद रखेंगे 1 कूलम से हम रिमूव कर सकते हैं इतने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आज का जो ये लेक्चर हुआ, आज ये फर्स्ट लेक्चर था और इस लेक्चर में हम लोगों ने जितना कवर किया, जितना टॉपिक कवर किया वो सेकंड था। अब नेक्स्ट आपका लेक्चर आएगा जिसमें से आप देखेंगे कि मटेरियल के बारे में देखेंगे, मटेरियल किस प्रकार का होता है, उसमें हम लोग देखेंगे वे ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। ये सारा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग इस क्लास का इंतजार करिएगा और मैं ये चीज कह रहा हूं कि आप अच्छे से अगर मेरा हर एक वीडियो का आपने देख लिया तो मैं बता रहा हूं ना कि आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर होने वाला है, क्योंकि इंतजार बहुत लंबी थी, बस मेहनत की देर है। अगर जिस दिन मेहनत होती है उसी दिन सफलता बोलता है, और जिसकी मेहनत नहीं होती है उसकी सफलता में बहुत कमजोरी आ जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट क्लास में।